इस वीडियो में मैंने अविनाश चुंदरी के साथ बातचीत करके ये जानने की कोशिश की है कि कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अपना करियर इंडिया के बाहर कैसे बना सकता है। अविनाश चुंदरी ने अपने सारे अनुभवों को बहुत ही बेबाकी से हमारे साथ शेयर किया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हाय फ्रेंड्स, टीए में आपका फिर से एक बार स्वागत है। टीए मतलब टेक्निकल अत्याचार। और आज मैं पढ़ाने वाला बिल्कुल ही नहीं हूँ, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है और आप सबको खुद भी देखना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को, इवन कि दूसरे ब्रांच के लोगों को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ जो शख्स आपका प्रेरणा स्रोत बन सकता है और आपके आने वाले फ्यूचर में, करियर में एक नया आयाम खोल सकता है, एक नया रास्ता दिखा सकता है। हालांकि जितने भी लोग हैं उसमें से मैक्सिमम लोग इंजीनियर बनना क्यों चाहते हैं, वो इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो फ्यूचर में एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, अच्छी लाइफ चाहते हैं। और अच्छी लाइफ पाने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें वो रिसर्च करके रखे होंगे, उनको पता होगा कि उनको आगे फ्यूचर में क्या करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, उनको पता नहीं है कि उनको आगे जाके करना क्या है, सिविल इंजीनियरिंग या किसी भी इंजीनियरिंग की डिग्री लेके। तो आज मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, हालांकि वो नए फ्रेंड है, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत ही जल्दी बहुत अच्छी हो गई है। और वो आज मैंने उनको मना लिया है मेरे चैनल पे आने के लिए, और अपना जो भी वो आज हैं वो वहाँ तक कैसे पहुँचे उसके लिए वो बताने के लिए। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा अविनाश चुंदरी, जो कि आज हमारे साथ उपस्थित है। प्लीज अविनाश, वेलकम एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये है अविनाश चुंदरी और आजकल ये यूएस में टेक्सास में पिछले 13 सालों से रह रहे हैं। एक बड़ी ही मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ये काम करते हैं और दुनिया के लगभग बहुत सारे अच्छे अच्छे जो बड़े देश हैं उसको ट्रेवल कर चुके हैं अपने काम के सिलसिले में। और इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री इंडिया से ही ली थी। तो उन्होंने कैसे अपना इंजीनियरिंग किया, कैसे वो यूएस पहुंच गया, किस तरह से अपना इस तरह का हाई प्रोफाइल उन्होंने गेन किया है, एक एक करके मैं उनसे बात करूंगा। तो अविनाश, वेलकम टू माय शो। और मुझे उम्मीद है कि आज आपसे मिलने के बाद मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आप जो आजकल यूएस में है, तो उसके पहले क्या आपने इंजीनियरिंग करने के पहले ये प्लान किया था कि आपको यूएस जाके काम करना है या? No. Right when I was doing my engineering, I wasn't thinking that through. But after the second year, I started thinking, okay, what will I do after this? Should I just go back and work? Because there were a few companies that were coming in for campus recruitments and everything else. So, okay, then started thinking, okay, is this where I'll stop my education and go for work? Or should I just continue my education? So around about third year, first semester में I just want to keep all my options open. तो इंडिया में जो भी एग्जाम था, गेट, I wrote that exam and अच्छा, आपने गेट भी लिखा? Yes, गेट लिखा था। हाँ। I think not third year में नहीं लिखा, मैंने fourth year में लिखा, मगर मैंने plan किया था कि okay, what all I'll be doing. So I wanted to have all my doors open, ताकि at the end of the day, fourth year में whatever I decide, I'll just probably go with that. So, अच्छा, एक बात आप बताइए, आपने सिविल इंजीनियरिंग क्या शौक से चुना था या कुछ आपकी मजबूरी थी, या जैसे कि जनरली जो आजकल जो सिचुएशंस ये हैं कि स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना नहीं चाहते, तो मैं आपसे चाहूँगा कि 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला तो आपने क्यों पढ़ा सिविल इंजीनियरिंग, और दूसरा जो नए फ्रेश बच्चे हैं जो एंट्री लेने वाले हैं आने वाले डेज में, उनके लिए सिविल इंजीनियरिंग में क्या पर्सपेक्ट्स है और आप क्या सजेस्ट करेंगे, उनको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? regarding your first question, is it my choice? Yes, definitely yes. But my first choice was mechanical engineering. I was specific to go to a certain university back in Hyderabad and do my mechanical engineering there. But given the situation, I didn't get a seat there for mechanical engineering, but I got seats in the same college for other engineering branches, and my second preference was to go with civil. And civil engineering, once I started taking that, one beautiful thing about this particular engineering is, anything what you do, you can actually see it. It's not like,
and it's not only you, but everybody else around you can see it as well. जैसे कि जो भी है, if you make a, if you design a road, if you design a building, if you design a power plant, if you design a refinery, जो भी है, you can actually see that. अपनी आंखों से देख सकते हैं आप बनने के बाद. ऐसा नहीं कि and I'm not saying that other engineering fields are different, but our field is much different. ताकि whatever you do, you can see it in practice. So that's what I like. I like the most in this part of engineering. ओके अविनाश, जिस तरह के आप प्रोफाइल में हैं आजकल, जिस तरह के प्रोफाइल में आप काम कर रहे हैं, आपने एक्सपेक्ट किया था जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे तब उस समय आपको लगा था कि अभी इस तरह का प्रोफाइल भी कुछ होता है सिविल इंजीनियरिंग में, इस तरह के काम मुझे करने का मौका मिल सकता है? कभी ऐसा आपको लगा था, या आपने एडमिशन लिया, कुछ दिन रिसर्च किया, या कहीं से आपको पता चला, देन आपको पता चला? To be honest, when we used to get summer breaks for engineering, first year, second year, we know that fourth year you'll just take your thesis या फिर कोई भी project work है, you'll take that as fourth year, second semester. मगर जो भी मेरा summer का time मिलता था, I used to go and take up some project. Like a construction company was going on, that was IGMI in Hyderabad, that was building huge multi-complex structures. So I just went there and I said, I'll volunteer, I'll do some surveying. Okay. And I just did it for about 2 months. I got some experience in surveying. In this time, same thing I did it at BHEL as well. I went there and I said, I want to get some experience in internship. So I just started doing those things, and that is when I interacted with quite a few engineers, who are actually civil engineers working there. And that's when I came to know, okay, you can do some of them were having their MTech degrees back from India. So that's when I found out, okay, that this is one way you can proceed with it, that you can do your higher education and then come back, and this is what you'll be doing after you complete your education. Okay. तो अविनाश, मैं एक चीज़ और मैं अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने इंजीनियरिंग तो चलो ले ली, किसी भी तरह एडमिशन तो ले लिया, मेरा भी चॉइस नहीं था, मैं भी बताता हूँ, मैं भी इलेक्ट्रिकल पढ़ना चाहता था और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यही होता है। लेकिन आज मैं खुद ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में कहीं भी है कि आपको सिविल लेना चाहिए और आप कुछ इन्वायरमेंट की वजह से सिविल नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिए। सिविल में भी उतना ही इन्जॉयमेंट है, उतना ही मज़ा है जितना शायद दूसरे ब्रांचेज में होगा, और इसमें भी पैसे कमाने के बहुत सारे पर्सपेक्ट्स खुले हुए हैं। क्या am I right? Oh yes. Yeah. When you see the amount of money you can make, if you're talking just monetary wise, you can get pretty on par with what other engineering fields are making, provided you have the right certifications and you have the right knowledge. ओके एंड आप जैसे आपने जो, मैं तो सिर्फ इंडिया में काम कर रहा हूँ, हालांकि मैंने बाहर के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, बट चैलेंज वाइज एज ए इंजीनियरिंग चैलेंज, सिविल इंजीनियरिंग को आप क्या लेवल करते हैं? मतलब अदर ब्रांचेज जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, उसके लेवल में सिविल इंजीनियरिंग का चैलेंज ज़्यादा है या कम है या क्या है, आपको क्या लगता है? It's a different almost every day, and I'm not, like I said, in the past as well. This is nothing to talk about other engineering fields. But समझो, let's take a bit like a code. If you're trying to write a code to calculate palindrome, once you write the code, you can use the code 100 times or 1000 times, how many ever times you want. The same code can be used. The engineer is not required anymore. Or if you take a generator or a turbine, a mechanical engineer designs that once, all the components are designed, and then probably the big manufacturers like Siemens or GE will release that in the market, right? For a civil engineer, it doesn't matter if the same generator the foundation was designed in location A. Once you change it back to location B, you'll again have to go back and redo the engineering. Because it's nothing like copy paste for us. Every day you'll see new challenges. And the fun part here is, if you're working in, I used to work mostly in power plants. So if you go with a new power plant, you'll have a lot of options to work with. But if you go into an existing power plant, or if you have to modify in those fields, then your actual technical talent will come out, because your skills will come out. You'll start taking things into consideration, what kind of clearance do you have, can I fit this into this? So there's a lot of things that play into picture. So there's nothing like, okay, we have done this on a previous project, we can do the exact things here, right?
It doesn't work that way. ओके Every new project, you have to redefine it. So that's the मतलब biggest ये है challenge. कि इट्स आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग में एक प्रोजेक्ट जो है वो पेटेंट नहीं हो सकता, उसको आप रीयूज नहीं कर सकते, उसको कॉपी नहीं कर सकते। आपको हर प्रोजेक्ट को उसके हिसाब से ही डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। बट दूसरे ब्रांच में ऐसा होता है, कोई एक मशीन बन गई तो वो एज इट इज़ हर जगह यूज हो सकती है, बहुत जगह रिपीट हो सकती है, इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में। सो एक जो एक्सरसाइज सिविल इंजीनियर को मिलता है वैसा एक्सरसाइज शायद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर हर प्रोफेशन में फील ना करे, ऐसा मुझे लगता है। शायद आप भी मुझसे एग्री कर रहे हैं। True. Yes. अविनाश, अभी तो हमने थोड़ी इधर उधर की बातें की, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हमने कोर जिस वजह से मैंने आपको यहाँ बुलाया है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो सिविल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग कर रहा है, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल, व्हाटएवर, इंडिया में कहीं भी कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, और उसको ऐसा लगता है कि चलो इंडिया में तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि गो आउटसाइड अब्रोड, यूएस जैसी कंट्री, दुबई और भी बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, शायद लोग जाते हैं, पता तो है कि लोग जाते हैं। लेकिन एक ऐसा एज होता है कि आप जब फर्स्ट ईयर में हो या जस्ट इंटर टू इंजीनियरिंग हो तो आपको सारी बातें क्लियरली पता नहीं होती, और कई बार ये सारी चीज़ें पता चलते चलते बहुत देर हो जाती है, तो दैट्स आप एक ज़रूरी स्टेप नहीं उठा पाते, और या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आप जा नहीं पाते। मगर मान लो कि आज के डेट में किसी ने, पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के बाहर भी इंजीनियर्स के लिए ओपन हैं, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आईटी हो, कोई भी हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि सिविल इंजीनियर्स के लिए भी है, इवन यूएस में है। और आपके सामने अविनाश एक एग्जाम्पल हैं जो कि पिछले 13 सालों से यूएस में सर्व कर रहे हैं और पूरी कंट्री घूम रहे हैं। तो ये तो एक बात थी। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ज़रा स्टेप बाय स्टेप बड़ा सिंपल लैंग्वेज में आप ये बताएं लोगों को कि ये जो अपॉर्चुनिटी है अब्रोड, बाहर, इंडिया के बाहर जाके काम करने की, इवन यूएस में जाके काम करने की, क्योंकि ये यूएस इज़ द ड्रीम कंट्री। अगर कोई पहले, सबसे पहले जाना चाहेगा तो यूएस जाना चाहेगा, उसके बाद शायद 2-3 नंबर में कोई और कंट्री जाएंगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप बताएं कि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट और सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, उसको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, क्या सोचना शुरू करना चाहिए, कहाँ पे रिसर्च करनी चाहिए, कि वो अगर उसमें कैपेबिलिटीज़ है या अपनी कैपेबिलिटीज़ को कैसे डेवलप करनी चाहिए कि वो यूएस में या कहीं भी और इंडिया के बाहर काम करने के लायक, या उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है अदर चीज़ों को तैयार कर सके टाइम पे जब वो कॉलेज से बाहर आता है एट दैट टाइम। Okay. So this first year you probably have some common subjects with mechanical engineering. So there's not much that you can do in terms of your higher education in the first year. So when it comes to second year, start taking a look at your curriculum. Because third year or fourth year में you will have your electives. So think about which electives you want to choose. That will be the first step. This is not only for your higher education, it's just for your career shaping up as well. If you are much interested in doing structural engineering, you can pick and choose the courses that are actually specialized in that. Now, when it comes to third year first semester, that is when you can start looking at the universities back there. If higher education is something that you're looking for, and US is a country that you want to go to do your masters, then you go back to, there's a lot of information now available on Google. You can go back and look, every university will have a certain set of requirements. The first 2 requirements will be GRE, and the second requirement is TOEFL. What is GRE? Can you explain briefly in 30 seconds because we have a sort of times. Right. So GRE is an aptitude test which tests your math testing ability. It has nothing to do with your civil engineering or whatever engineering that you're doing. It is only there to test your math testing ability and how quick can you solve the problems. ओके, जस्ट मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका लेवल क्या होता है? एक जनरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा या किस तरह से क्लियर हो सकता है? You will need to prepare for this. This is a closed book exam, and you will need to prepare for this. And like I said, I'll talk about this maybe in your third year, first semester or second semester. Or if you want to actually put this through, a lot of people write their exam in the fourth year, first semester, or at the most by fourth year, second semester. You don't want to wait until the end of your engineering because after that you will lose like 6 months or 1 year of time for your admission. So, आप जो exam लिखने वाले हैं, you have to take these exams probably in the first year of
ओके fourth- मतलब जीआरई fourth के लिए year आपको सीरियस होना पड़ेगा आफ्टर सेकेंड ईयर. third year, first second semester में you will have to start preparing for that. ओके कैसा मतलब क्या लेवल है मतलब किस तरह की I would कॉम्पिटेंसी. say intermediate. It's not too extremely hard. ओके It's not extremely easy as well. ओके पर आपको preparation जरूर होगी. मतलब एनीवन हु कैन, अगर कोई सीरियस है तो वो निकाल सकता है. Sure. बिना सीरियस हुए तो There is कुछ a नहीं lot होता. of sources. हाँ There's a lot of educational places where you can go to and get these courses done as well. Okay. और आप खुद भी पढ़ सकते हैं. ओके But you have to prepare. ओके ओके एंड द नेक्स्ट टोफेल के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि क्या है वो. TOEFL is a test which tests your English speaking ability. ओके So this is required by the university back there to see that. Now in India you have different modes of education and different languages. So they want to make sure that their medium of education is English. You understand English, you can read English and you can speak English. So this test is mostly based on your English speaking ability. ओके And if you are not used to speaking English on an everyday, day-to-day basis, you will find it a little bit more challenging. So you have to prepare a little bit more for this exam. ओके ये मीन्स ये जो टेस्ट है वो ओरल भी होता है या. This is mostly written exam. They'll probably, like I said, my information, whatever I'm giving you today, is based on the test what I've taken like 12, 13 years ओके ago. ओके नो इशू. But what they give you is, they give you like a big passage. ओके Okay, it's a timed exam. They give you a big passage, and you have to read from the start to the end. It's not like you can read it like 2 or 3 times to answer the questions below. ओके Because it's a timed exam, you can read only once. So once you read the exam, and once you read the paragraph, you probably have to go back and get the answers right away. And it's multiple choice answers. It is not like you have to write it down. मतलब आपको इसके लिए भी अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए. और ये कब लिखना चाहिए, जैसे मान लो कि दिस ईयर मैंने 2017 में जुलाई में अभी मेरा इंजीनियरिंग खत्म होने वाला है. देन व्हेन आई हैव टू राइट दिस एग्जाम्स. I would say at the end of your 4th year, first semester would be a very good time to write that. The reason why I say this is the validity of this course, at least back at that time, was 1 year. ओके मैं थोड़ा हिंदी में समझा दूं. मुझे जो समझ में आया कि आपको पहले सीरियस तो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर इनिशियल से शुरू हो जाना चाहिए. आपको सीरियस हो जाना चाहिए टोफेल के लिए और जीआरई के लिए. और जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम ख़त्म होता है आप इस एग्ज़ाम को लिख दीजिए, ताकि जो रिजल्ट आए तो आप किसी नए कोर्स को में एंटर लेने के लिए भी रेडी हों और साथ साथ आपके पास इन दोनों एग्जाम्स के रिजल्ट्स भी हों, सो दैट यू आर बेटर रेडी टू गो टू एनी अदर इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया. One other quick thing is, before you take the exam, there is a lot of places online where you can take mock test, preparation test बोलते हैं. You can Okay. take those mock tests. It will be pretty close to what you can get in your final exam. So based on your scores, like I said in the beginning, you have to research the universities. Every university has got a cutoff mark for Okay. the GRE and TOEFL. And you will see based on your test scores which universities you will be applicable for. And then you shortlist those universities, because when you take your exam, GRE and TOEFL, you will get your result instantly. Right away after the exam, you will get your result. And immediately, right after your exam, after the result, they will ask you to which universities you want to send these scores to. And you can apply to 3 universities free of cost at that time. This is not application fee, this is the fee to send the scores to the universities. It's already inbuilt. So you have to tell the invigilator that these are the 3 universities where I want my scores to be sent to. ओके ओके अविनाश, मैं चाहूँगा कि आप 2-3 लाइंस में ब्रीफली ज़रा एक साथ ब्रीफ कर दें, सो दैट कि हमारे पास टाइम अब ख़त्म होने वाला है. तो शॉर्टली इन 10 सेकेंड्स आप बोल दें कि इनको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए So फटाफट. third year, first semester or second semester, start preparing for your GRE TOEFL. And then fourth year, first semester, finish up your GRE and TOEFL and start working on something called a statement of purpose. It's a document that you have to prepare, show it to the university, why you're applying for it, what is your background, why do you need it. This is not a resume, this is just to tell them that why you're interested in applying for this particular university. And then you will need your recommendation letters from your professors, and you will also need your transcripts. Now, remember, when you apply for universities, you're probably in your 4th year, second semester. You probably won't be finishing up all your exams by then. But you can still apply, and you can tell that you're graduating in certain semester, and you can send your score tests and everything, all these letters, like letters of recommendation, statement of purpose, GRE TOEFL scores,
the only thing pending from your side or from the university side is your transcripts, mark memo. So once you send that over, you'll be ready to hear from the universities back. ओके तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मेरे फ्रेंड ने दी है आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। और मैं कोशिश करूंगा कि एक 1-to-1 इंटरेक्शन अविनाश के साथ, क्योंकि आज हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि 20 मिनट या 18-20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग बोर हो जाएं। बट मुझे लगता है कि इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन सारे इंजीनियर्स के लिए, इवन सिविल मैकेनिकल जो भी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी है। तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं सिविल में ना भी हो तो उनको दूसरी जगह इसको फॉरवर्ड कीजिए, उनको देखने के लिए बोलिए, ताकि ये इतना बड़ा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, इस तरह का इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई ऑथेंटिकली देने वाला होता नहीं है। वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे।